हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द आरपी माइस अकेडमी। वीकेंड वीडियो के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। आज का टॉपिक, शुरुआत का टॉपिक है भाग 1 से, भारतीय संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे और भाग भाई से बताएंगे। यहाँ से क्रमवाइज से आप लोग देखते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है भाग 1 अर्थात पार्ट 1 है संघ और उसका राज्य। संघ और उसका राज्य बताएंगे अर्थात द यूनियन ऑफ एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात हम करेंगे तो सर्वप्रथम यहीं से संविधान की शुरुआत होती है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले आप देखिएगा आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसकी बात करते हैं। तो आर्टिकल 1 का है संघ का नाम और क्षेत्र है। अब इसके तहत आर्टिकल 1 क्लास 1 कहते हैं। आर्टिकल 1 का क्लास 1 है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात यहाँ भारत और इंडिया दोनों की बात कह करके कहीं कहीं भारत के सांस्कृतिक गौरव और के साथ भारत शब्द का यूज करके भारत के सांस्कृतिक गौरव के मान को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इंडिया जो अंग्रेजों ने प्रयोग किया था आधुनिकता की बात करके, उसको जोड़ने की बात की थी। यानी सांस्कृतिक और आपके आधुनिकता की बात लेकर के भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, संघ की अवधारणा स्पष्ट कर दी गई है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो यह लाइन निश्चित रूप से भारत एक संघ है के लिए प्रमाण रूप में प्रस्तुत है। जबकि देखा जाए संघ की जो अवधारणा होती है इससे मेल नहीं खाती है, इसीलिए इस पर बहुत विवाद होता है। इस विवाद के लिए ये है कि भारत का संघ कैसा है। कुछ लोग इसको अर्ध संघ कहते हैं, कुछ परिसंघ कहते हैं, कुछ लोग संघ कहते हैं, फिर और कुछ इस पर विवाद होते हैं। जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कहा है, यह एक संघ है और यह विशेष प्रकार का संघ है। इस विवाद को खंडन करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भी सामने आना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत का संघ अविनाशी है। क्यों? क्योंकि राज्यों ने संघ का निर्माण नहीं किया है, बल्कि संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। अर्थात इस प्रकार यह अविनाशी संघ है। एक लाइन में कहा जाए, भारत नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इस अवधारणा के बल पर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ माना गया है। तो यहाँ यह विवाद को हम स्पष्ट तरीके से समझा देने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम आइए हम आपको बताएं एक आदर्श संघ की अवधारणा क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे उसमें हम एक बार फेडरल की बात कहे थे, संघात्मक व्यवस्था की बात कहे थे। फिर आपसे हम कहे थे कि आपको हम फिर एक बार इसकी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अब वो समय आ गया है कि आज हम संघ को स्पष्ट तरीके से आपको बता दें। तो आइए आपको एक आदर्श संघ की अवधारणा बताएं। आदर्श संघ क्या हो सकता है? आदर्श संघ का मतलब होता है सभी लोग मिलकर किसी को बनाएं। अर्थात अगर संघ यानी केंद्र हो और राज्य हो, तो सभी राज्य आपसी सहमत से यदि संघ को बनाते हैं जिसमें संघ और राज्य की शक्तियां आपस में बराबर बराबर हों, महत्व दोनों का बराबर हो, ऐसा संघ अगर निर्मित होता है तो इसे आदर्श संघ कहते हैं। तो अच्छी बात है, आदर्श संघ की अवधारणा अच्छी है, बट ये आइडियल है। आइडियल आप जानते हैं आदर्श संघ को अपनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि आदर्श संघ के शासन प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन तो दंड और पुरस्कार के नीचे से चलाया जाता है। अर्थात केंद्र यदि शक्तिशाली होगा तभी शासन प्रशासन चलाया जाएगा। हाँ, सामाजिक और धार्मिक कार्य को करने के लिए आइडियल संघ बहुत अच्छा होता है, बट राजनीति को अर्थात प्रशासन को चलाने के लिए आइडियल संघ की अवधारणा खंडित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एकता और अखंडता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस प्रकार आदर्श संघ को लगभग कोई देश नहीं अपनाता है, बट संघ की अवधारणा तो अपनाए हैं। तो फिर अब प्रश्न उठता है, तो भारत का संघ क्या है? आइडियल संघ तो नहीं है, तो फिर कैसा संघ क्या है? अर्ध संघ है, अर्थात सेमी यूनियन है, अर्थात परिसंघ है, अर्थात कोसी फेडरल है। इसकी अवधारणा को समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि अर्ध संघ या परिसंघ किसे कहते हैं। अर्थसंघ या परिसंघ में परिसंघ का निर्माण जो होता है, सभी राज्य मिलकर आपसी सहमति से संघ का निर्माण करते हैं, किंतु संघ जो है राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। तो यहाँ केंद्र को शक्तिशाली तो बनाया गया है, किंतु राज्यों की सहमति से ही संघ का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोसी फेडरल कहते हैं। तो देखा जाए तो भारत तो ये भी नहीं है, भारत कोसी फेडरल भी नहीं है।
तो अब प्रश्न उठता है, तो भारत किस प्रकार का संघ है? तो यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जो इसको संघ बनाने की अवधारणा थी, वह एक विशेष प्रकार के संघ बनाने की अवधारणा दिया था। तो भारत का संघ कैसा है? एक विशेष प्रकार का संघ है। भारत के संघ में राज्यों ने निर्माण नहीं किया, बल्कि राज्यों को केंद्र ही जन्म देता है। अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें संघ ही अर्थात केंद्र ही राज्यों को जन्म देगा, किंतु केंद्र राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली होगा, जो भारत की अवधारणा है। इस प्रकार भारत का संघ अन्य संघों से अलग है, एक विशेष प्रकार का संघ है। इसीलिए भारत को अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह बात स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। और इसी में यह लाइन दे दी गई है कि भारत नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात इसका संघ अविनाशी है, कभी संघ नष्ट नहीं हो सकता है। जबकि राज्य हमें कभी भी समाप्त किए जा सकते हैं, उनका नाम, उनका सीमा, उनका क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए इस संकल्पना को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये बताएं कि आखिर भारत को किस तरह का लोकतंत्र देने की कोशिश की गई है। इसीलिए कि चूँकि संघ बनाया गया है, तो संघ को बनाने का कारण था, हमें एक संघात्मक मूल्य को लागू करना था। फिर शक्तिशाली बनाने का क्या अवधारणा थी, यानी एकता और अखंडता को बनाए रखने की कोशिश थी। अब बात आती है कि संघात्मक व्यवस्था में क्या चीज़ सुरक्षित रहता है। तो संघात्मक व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना तो बड़ा आसान होता है, किंतु देश की एकता अखंडता खंडित हो सकती है। देश की एकता अखंडता यहाँ समस्या हो जाती है। इसीलिए संघात्मक व्यवस्था में केवल लोकतांत्रिक मूल्य ही जिंदे रह पाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का व्यवहार, ये सब लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। किंतु एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था में हमारे देश की एकता अखंडता तो सुरक्षित होती है, किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना होने लगती है। लोकतांत्रिक मूल्य में थोड़ा सा हरासमेंट आता है, क्योंकि शक्ति एक के पास हो जाती है, तो ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करने पर लोगों का जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो खंडित होता है। तो भारत ने इन दोनों को अपनाने की कोशिश किया है, अर्थात संघात्मक मूल्य भी जिंदे रहें और एकात्मक मूल्य भी जिंदे रहें। इसके कई कारण थे। तो भारत में केंद्र ही राज्यों को जन्म देता है, केंद्र ही राज्यों को जन्म देता है और केंद्र शक्तिशाली होता है। जैसा कि आप आर्टिकल 1 में कहें भारत राज्यों का संघ है, तथा आर्टिकल 3 में कहते हैं राज्य के निर्माण में संसद ही सर्वोपरि होती है। इस प्रकार देखा जाए भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब प्रश्न उठता है, आखिर भारत को एकात्मक और संघात्मक क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे हम इतिहास के पन्नों में खोजें तो आप जानते हैं कि भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन किया था। तो इस औपनिवेशिक शासन की जो कड़वाहटें थी वो भारत के साथ हुई थी। इतनी कड़वाहट हो चुकी थी कि भारत फिर ऐसी कड़वाहट निकट भविष्य में देखना नहीं चाहेगा कि फिर कोई शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्तियाँ भारत पर कब्जा करें। इसलिए भारत को ताकतवर बनाने के लिए ऐसा किया गया। इसलिए भारत को संघात्मक और एकात्मक दोनों बनाने की कोशिश की गई, यानी औपनिवेशिक कड़वाहटों की समस्या को देखते हुए फिर परमाणु बम की विभीषिका देख चुका था। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, आप जानते हैं भारत का संविधान में उसके पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो चुकी थी। अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम बुला चुका था। अर्थात परमाणु बम की विभीषिका देखने के कारण देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए भारत ने एक विशेष प्रकार के संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था को लागू किया। फिर अब देखते हैं कि जो जिसमें हमारा संविधान बन रहा है, तो उसमें वाह आक्रमण भी हो जाते हैं। वाह आक्रमण भारत के द्वारा हो जाता है, फिर और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो उसी संविधान बना ही था तब तक आक्रमण भी हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ देखते हुए तो एक विशेष प्रकार के संघ और एकात्मक शक्ति की बात करनी चाहिए थी। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत जैसे विविधता भरे देश में जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बटा हुआ समाज है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्य को जिंदा भी रखना और सबको एक साथ बनाए रखना, एकता अखंडता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए भारत सभी संकल्पनाओं को छोड़ते हुए इन दोनों तत्वों को अपनाने की कोशिश किया है। इसलिए भारत का संविधान लचीला भी हो जाता है, अर्थात लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कठोर भी हो जाता है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है। इस पर आर्टिकल 1 क्लाज 1 भारत तथा
इंडिया राज्यों का एक संघ होगा और इसी संघ के मूल में हम इसकी सभी बातों को समझा दिए हैं। अब आगे आपका जो शुरू होता है अगला आर्टिकल हम बताते हैं। जो अगला आर्टिकल है वह है आर्टिकल 1 क्लास 2। आर्टिकल 1 क्लास 2 में ये बताया गया है कि भारत में राज्य जो है जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है, प्रथम अनुसूची में जो वर्णित है वो भारत के राज्य कहलाते हैं। आप जानते हैं कि द स्टेट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द शेड्यूल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, अर्थात भारत में राज्य वो हैं जो प्रथम अनुसूची में वर्णित हैं। तो जो भारत में जो प्रथम अनुसूची में वर्णित राज्य हैं उसमें ये था कि भारत को 4 भागों में बांटा गया था। भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, फिर भारत की जो रियासतें थी और चीफ कमिश्नरियाँ थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। इस प्रकार भारत को ए, बी, सी और डी 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। फिर इसी क्रम में देखा जाए तो 1953 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला एक प्रथम राज्य होता है। फिर इसी के क्रम में 1956 ईस्वी में संविधान का 7वां संशोधन किया जाता है। इस 7वें संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। फिर उस समय तक 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इस प्रकार देखा जाए तो फिर बाद में अन्य और राज्य बने, जैसे 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड एक अलग नया राज्य बनता है। फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को नया राज्य बनाया जाता है। फिर 16 मई 1975 को सिक्किम को नया राज्य बनाया जाता है। फिर 22 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को एक नया राज्य बनाया जाता है। इस प्रकार राज्यों का बनना क्रम आगे जारी है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ तक कि जो 2000 तक कुल राज्य थे वो कुल 25 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश थे। और 2000 के बाद अर्थात 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को 26वां राज्य बनाया जाता है। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड को 27वां राज्य बनाया जाता है। फिर 15 नवंबर को झारखंड को भारत का 28वां राज्य बना दिया जाता है। इस प्रकार 2000 में कुल 28 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हो गए थे। किंतु आगे चल कर के 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके देश का 29वां राज्य बना दिया जाता है। इसी क्रम में फिर आगे 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। इस कुछ समय तक के लिए देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, किंतु 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और लिख लीजिएगा, याद करिएगा, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 1 क्लास 3 है। आर्टिकल 1 क्लास 3 में कहते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज में क्या क्या हैं। देखा जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं और अर्जित राज्य क्षेत्र हैं। संघों का राज्य क्षेत्र मतलब जो टेरिटरी प्रदेश हैं वो हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी वो हैं, और अर्जित राज्य क्षेत्र मतलब एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया माने जो बीच बीच में देश अपने संप्रभुता का विकास करेगा, कुछ एरिया को, कुछ क्षेत्र को अर्जित करेगा, यह भारत के संप्रभुता का विकास है। अर्थात भारत एक संप्रभु देश है। इसकी अवधारणा इसमें छिपी रहती है कि भारत कभी भी कुछ क्षेत्र को अर्जित करने की कोशिश करेगा जो उसके अगल बगल रहेगा। अर्थात ये भारत की संप्रभुता का विकास है, यह भारतीय संविधान में दिया गया है। और इसके लिए हमें विधायन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए हमारी कार्यपालिका ही सर्वोच्च होती है। पहले कार्यपालिका मिलाकर उसको संघ में मिला लेगी, इसके बाद फिर अब संसद उस पर कानून बनाएंगे। ये है भारत के जो आर्टिकल 1 के क्रम में। फिर अगला आर्टिकल जो है आपको हम समझाते हैं। आर्टिकल 2 जो है ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है।
कौन कर सकते हैं? संसद द्वारा। क्या नाम है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, अर्थात एडमिशन आर इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स ऑफ द कंडीशन एज इट थिंग्स एज फिट। इस प्रकार में देखा जाए नए राज्यों का प्रवेश स्थापना संसद द्वारा की जाती है। इसी क्रम में हम देखें तो सिक्किम को देश का जो राज्य बनाया गया के क्रम में बनाया जाता है वो है 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को अर्ध राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी क्रम में ये देखा जाए कि सिक्किम भारत का एक अंग नहीं था, वहाँ चोग्याल वंश का शासन था जो ब्रिटिश के भी कब्जे में नहीं था, परंतु भारत की आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक सिक्किम भारत का एक पड़ोसी राज्य के रूप में बना रहा, बस भारत में शामिल नहीं था। इसके द्वारा 35वां संविधान संशोधन करके पहले उसे अर्ध राज्य बनाया गया, फिर 36वें संविधान संशोधन करके 1975 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो नए राज्यों का प्रवेश स्थापना करने के लिए आर्टिकल 2 में दिया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा करेगी, अर्थात नए राज्य जो का निर्माण किया जा रहा है या वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, उसकी सीमाएं हैं, उसके नाम में कुछ भी परिवर्तन करना होगा वो संसद विधि बनाकर करती है, अर्थात द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट की बात आर्टिकल 3 में कही गई है। बेसिक डिफरेंस आर्टिकल 2 और 3 में अगर देखा जाए तो 2 में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना की बात की जाती है और आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने की बात है ये कही जाती है। इसी क्रम में हम अगला आर्टिकल आपको बताते हैं। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 4 अर्थात 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में परिवर्तन का अर्थ है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन। अनुसूची 1 में संग्रह क्षेत्रों का नाम होता है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, अर्थात जब भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो इसका मतलब है वह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा, किंतु आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन होगा वह आर्टिकल 368 तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह बात आर्टिकल 4 में कही गई है, अर्थात लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 और 3 provide for the amendment of the first schedule and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters, but no such that article 3 is the amendment of the 368। इस प्रकार आर्टिकल 4 जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अर्थात आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में परिवर्तन का अर्थ अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन होगा, किंतु आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन होगा वह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाता। इस प्रकार हम देखें कि आपको जो भाग 1 है अर्थात संग्रह क्षेत्र और उसका जो क्षेत्र है, संग्रह क्षेत्रों के नाम की बात में जो भी आता है वह आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। मैं आपको पूरा तथ्यात्मक सहित और विवरणात्मक सहित आपको सिद्धांत रूप से स्पष्ट कर दिया हूँ। अब आप इसको स्पष्ट तरीके से देखिएगा। आगे का वीडियो में फिर अगले टॉपिक पर लेकर आऊँगा। अगला टॉपिक होगा नागरिकता। अब इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर और कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो हम तत्काल ही आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल। वीकेंड वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं।